नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय सौंदर्य शास्त्र के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सिद्धांत की। एक ऐसा विचार जो हजारों साल पुराना होने के बावजूद आज भी कला और कहानियों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। कभी सोचा है हम सबने कि जब कोई दुखद फिल्म देखते हैं जहाँ किरदारों के साथ बहुत बुरा हो रहा होता है तो हमें रोना तो आता है पर साथ ही एक अजीब सा सुकून, एक आनंद भी महसूस होता है। ये एक पहेली है ना, कि आखिर दुख में आनंद कैसे मिल सकता है। बस यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश आज हम करने वाले हैं। इस प्राचीन लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझने के लिए हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि कला का ये आनंद यानी रस आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि इस रस को बनाने का नुस्खा क्या है। उसके बाद 4 महान आचार्यों के 4 अलग-अलग सिद्धांतों पर नजर डालेंगे। फिर एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट साधारणीकरण को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये सब आज हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। कला का आनंद है क्या, ये रस क्या चीज है, और मिलते हैं उस महान हस्ती से जिसने इस पूरी विचारधारा की नींव रखी। तो सवाल उठता है कि ये रस आखिर है क्या। देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी आर्ट का वो स्वाद है, वो एसेंस है जिसका हम दर्शक के तौर पर आनंद लेते हैं। ये हमारी अपनी पर्सनल फीलिंग से कुछ अलग, कुछ ऊपर है, एक तरह का अलौकिक ट्रांसेंडेंट अनुभव। और इस सिद्धांत को सबसे पहले और सबसे व्यवस्थित तरीके से समझाया था ऋषि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि ने हमें ये एक सूत्र दिया जो पूरे रस सिद्धांत का दिल है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यही वो चाबी है जो बताती है कि कला के जरिए इस खास आनंद यानी रस की उत्पत्ति होती कैसे है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस रेसिपी को खोल कर देखते हैं। हमारा दूसरा भाग है रस का नुस्खा। आइए इस सूत्र के हर एक हिस्से को, हर एक इंग्रेडिएंट को बारी बारी से समझते हैं। भरत मुनि के हिसाब से रस का अनुभव इन 4 जरूरी चीजों के मिलने से पैदा होता है। ये एक रेसिपी की तरह ही है, समझिए, जहां हर चीज का अपना एक खास रोल है और किसी एक के बिना भी काम नहीं चल सकता। तो इस रेसिपी का सबसे पहला और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है स्थायी भाव। ये वो मूल भावनाएं हैं जो हम सब इंसानों के अंदर जन्म से ही मौजूद होती हैं, एक संस्कार की तरह। ये हमेशा हमारे मन में सोई हुई रहती हैं, जैसे कि प्रेम, दुख या फिर उत्साह। कला का काम बस इतना है कि वो इन सोए हुए भावों को जगा दे। अच्छा, तो ये भाव हमारे अंदर जागते कैसे हैं? इसका जवाब है विभाव में। विभाव मतलब वो बाहरी कारण, वो वजहें जो इन स्थायी भावों को जगाती हैं। इसके भी 2 हिस्से हैं। एक है आलंबन यानी कहानी के मुख्य किरदार, और दूसरा है उद्दीपन यानी आसपास का माहौल, जैसे चांदनी रात हो या कोई सुंदर बगीचा, जो उस भाव को और भड़काता है और तेज करता है। अब जब किसी कैरेक्टर के अंदर भाव जाग गया तो वो उसकी शरीर पर, उसके हावभाव में भी तो दिखेगा ना। बस इन्हीं शारीरिक लक्षणों को अनुभाव कहते हैं, जैसे आंखों से आंसू बहना, आवाज का कांपना या शर्म से चेहरा लाल हो जाना। इन्हीं बाहरी संकेतों को देखकर हम दर्शक उस भावना से जुड़ पाते हैं। और आखिर में आते हैं संचारी भाव। ये वो छोटी छोटी आती जाती भावनाएं हैं जो मुख्य स्थायी भाव को सहारा देती हैं, उसे और गहरा बनाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे समंदर में एक बड़ी लहर के साथ कई छोटी छोटी लहरें उठती हैं, जैसे प्रेम के मुख्य भाव के साथ कभी चिंता, कभी खुशी, तो कभी बेसब्री जैसे भाव भी आते जाते रहते हैं। तो अब हमारे पास रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स तो हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये सब मिलते कैसे हैं, ये काम कैसे करते हैं। और बस इसी सवाल ने एक सदियों लंबी बहस को जन्म दिया, जो हमें हमारे तीसरे पड़ाव पर ले आती है। 4 आचार्य, 4 सिद्धांत। ये टाइमलाइन उन 4 बड़े विचारकों की है जिन्होंने भरत मुनि के सूत्र की अपनी अपनी तरह से व्याख्या की। ये एक रिले रेस की तरह था, जहां हर आचार्य ने अपने से पहले वाले के विचारों को और आगे बढ़ाया, उसे चुनौती दी। भट्ट लोलट से कहानी शुरू हुई, फिर शंकुक आए, उनके बाद भट्टनायक और आखिर में अभिनव गुप्त ने इस बहस को एक नई मंजिल दी। ये पूरी की पूरी बहस पता है किस पर टिकी थी? भरत मुनि के सूत्र के सिर्फ 2 शब्दों पर, संयोग और निष्पत्ति। मतलब इन सारे भावों का संयोग यानी जुड़ाव होता कैसे है
और उस जुड़ाव से रस की निष्पत्ति यानी प्राप्ति होती कैसे है। इन्हीं दो शब्दों की अलग अलग व्याख्याओं ने 4 अलग अलग सिद्धांतों को जन्म दिया। अब ये टेबल बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि रस असल में होता कहाँ है। इस पर सोच कैसे धीरे धीरे बदली। देखिए, शुरुआत हुई भट्ट लुल्लट से। उन्होंने कहा कि रस तो कहानी के असली हीरो मतलब राम या दुष्यंत में होता है। फिर आए शंकुक। उन्होंने कहा नहीं नहीं, रस तो एक्टर में होता है और हम दर्शक तो बस अंदाजा लगाते हैं, इन्फर करते हैं। लेकिन फिर भट्ट नायक ने एक बहुत बड़ा लीप लिया। उन्होंने कहा कि रस ना तो हीरो में है ना एक्टर में, वो तो हम दर्शकों के अंदर है, एक भोग की तरह, एक एंजॉयमेंट की तरह। और फिर इस पूरी सोच को अंजाम तक पहुंचाया अभिनव गुप्त ने। उन्होंने कहा कि रस कहीं बाहर से नहीं आता, वो तो हमारे ही मन में, हमारी चेतना में प्रकट होता है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की जो चाबी थी वो भट्ट नायक के एक क्रांतिकारी विचार में छिपी थी। एक ऐसा विचार जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वही है हमारा चौथा पड़ाव, साधारणीकरण यानी भाव का यूनिवर्सल हो जाना। और वो जबरदस्त गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट था साधारणीकरण यानी भावना का सार्वभौमीकरण। साधारणीकरण वो प्रक्रिया है, वो जादू है जिससे कला का अनुभव पर्सनल नहीं रहता, वो यूनिवर्सल हो जाता है। मतलब जब हम पर्दे पर राम का दुख देखते हैं तो वो दुख सिर्फ राम का या मेरा दुख नहीं रह जाता, वो एक आम, एक यूनिवर्सल दुख बन जाता है। और यही उस पहेली का जवाब है जिससे हमने बात शुरू की थी। हम दुखद भावनाओं का आनंद इसलिए ले पाते हैं क्योंकि वो हमारी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं होती। हम उससे जुड़ते हैं पर उससे बंधते नहीं। महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी अवस्था को बहुत खूबसूरती से हृदय की मुक्तावस्था कहा है। ये वो स्टेट है जब हमारा दिल मैं और मेरे के बंधन से आजाद होकर सिर्फ शुद्ध भाव का, प्योर इमोशन का अनुभव करता है। तो इन सब बातों को जोड़कर हम कहाँ पहुँचते हैं और इससे हमें क्या मिलता है? यही है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव कि आखिर ये सब आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि अभिनव गुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत था उसे ही सबसे ज्यादा मान्यता मिली। उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से अपने से पहले के विचारों को साधारणीकरण के साथ मिलाया और ये साबित किया कि कला कोई नई भावना पैदा नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर पहले से मौजूद यूनिवर्सल भावों को सिर्फ जगाती है, उन्हें प्रकट यानी मैनिफेस्ट करती है। मतलब पूरा का पूरा अनुभव हमारे यानी दर्शक की चेतना के अंदर ही होता है। और ये टेबल इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। कला का हर रस हमारे अंदर के किसी न किसी स्थायी भाव से सीधे सीधे जुड़ा है। श्रृंगार रस रति यानी प्रेम के भाव से जागता है, वीर रस उत्साह से और करुण रस शोक के भाव से प्रकट होता है। तो अगली बार जब कोई फिल्म देखें, कोई गाना सुने या कोई पेंटिंग देखें तो बस एक पल रुककर सोचिएगा कि ये आर्ट, ये कला मेरे अंदर कौन से सोए हुए भाव को जगा रही है। क्या ये प्रेम है, शोक है या फिर उत्साह? असल में रस सिद्धांत की सबसे बड़ी ताकत यही है। ये हमें सिर्फ कला को नहीं बल्कि खुद को और कला के साथ हमारे उस गहरे रिश्ते को समझने का एक नया नजरिया देता है।